नमस्कार, मैं हूं कुमार विक्रमादित्य, केबी एजू वर्ल्ड चैनल के साथ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित बातों को लेकर। आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसका अनुप्रयोग क्या है, किस जगह इसका हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां इसका इस्तेमाल अभी बाकी है, उस संबंधित बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को में अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो कमेंट्स करें और लाइक करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच के संबंध को समझाता है। अब आप पीछे अच्छे से समझिए कि ये किस किस के बीच में, तो विद्युत यानी करंट और जो है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच के संबंध को समझाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसी चालक में जो कंडक्टर है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग पर आधारित है कि कैसे आप चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। इसी सिद्धांत पर यह आधारित होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कई तकनीकों का आधार है, जैसे जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए। इन सभी सिद्धांत के लिए यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत को जानना बहुत ही आवश्यक है। अब जरा देखिए कि यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है। तो यह जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत यह बताता है कि जब एक चालक एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यानी कि यह जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, जब एक चालक, अब यहाँ ये चालक है, इस चालक में चूंकि ये बंद लूप है और यह जो है इसमें हर एक जगह चुंबकीय क्षेत्र में गति जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण से विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसी को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत हम कहते हैं। इस सिद्धांत की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने की थी। उन्होंने पाया कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली की गति करने से उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यह जो है यह इसमें क्या होता है आखिर, उस पर ध्यान दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। जब भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात आएगी तो वहां चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। चालक के अस्थिर रहने पर भी, मान लीजिए चालक अस्थिर है, फिर भी यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत धारा प्रेरित होगी। यह चीज जो है बहुत ही नोट करने वाला है। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस चालक के अस्थिर रहने पर, यह चालक जो है यह अस्थिर है, लेकिन इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चालक में भी विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। यह पहला है। अब दूसरी बात आती है चालक की गति। चालक के अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, चालक का चुंबकीय क्षेत्र अगर अस्थिर है और उसमें अगर गति हो तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। चालक के अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर भी उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। यह गति परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अब इसका अगर गति परिवर्तन हो रहा है तो इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, उसी से प्रेरण होता है यह चालक की गति पर। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन और चालक की गति इस पर निर्भर करेगा। फिर चालक का आकार, कितना बड़ा चालक का आकार है उस पर यह भी निर्भर करता है। और यह चालक का जो आकार है उसमें आकार का प्रेरित धारा की मात्रा क्या है उस पर भी यह निर्भर करता है। तो चालक के आकार का प्रेरित धारा की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। एक बड़े चालक में अधिक धारा प्रेरित होगी। कहने का तात्पर्य, जितना बड़ा चालक है उतनी ही अधिक धारा प्रभावित होगी या उतनी ही धारा प्रेरित होगी। और अंतिम जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी प्रेरित धारा की मात्रा को प्रभावित करती है। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में अधिक धारा प्रेरित होती है। यही जो चार नियम है यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अब आइए जरा हम इससे और बातों पर चर्चा करें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के क्या नियम जो होते हैं, यह जो माइकल फैराडे ने प्रतिपादित किया उसमें किन किन नियमों को समझने के लिए आवश्यकता है हमें। तो इन नियमों को समझने में हमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत को समझने में मदद मिलती है। और इसमें दो नियम है। पहला तो नियम है माइकल फैराडे का प्रेरण का नियम। यह नियम बताता है कि किसी बंद लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यह एकदम जो याद कर लीजिए कि फैराडे का प्रेरण का नियम खूब पूछता है। तो यह नियम क्या बताता है कि किसी बंद लूप में, लूप बंद है, उसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वह उस लूप से जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है उसमें समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर के समानुपाती होता है। यह ईएम
एफ। तो अब आप याद कर लीजिए, यह मैकेल फैराडे का नियम है। अब आते हैं लेंज के नियम पे। यह नियम क्या बताता है कि किसी बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। अब देखिए इस नियम में क्या है कि किसी बंद लूप में, जो लूप बंद है उसमें जो प्रेरित धारा की दिशा है वह ऐसी होती है कि वह उस चुंबकीय क्षेत्र का ही विरोध करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र से उल्टा जो है वह काम करती है, जिससे वो उत्पन्न होती है उसी का विरोध कर रही है। तो यह नियम लेंज का नियम है। तो इसमें दो नियम आया, एक आया फैराडे का प्रेरण का नियम और दूसरा लेंज का नियम। तो फैराडे का जो प्रेरण का नियम है वो क्या बताया कि बंद लूप में जो प्रेरित ईएमएफ है वह उस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती है। और लेंज का नियम क्या बताया, किसी बंद लूप में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जो उस चुंबकीय क्षेत्र का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। तो यह दोनों नियम जो है कि अपने अपने निहितार्थ हैं। आगे हम लोग और भी इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कई प्रकार हैं। ये किस पर निर्भर करता है, तो चालक की गति पे, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन पे और प्रेरण उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया में अंतर के कारण ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है गतिशील प्रेरण। यह गतिशील प्रेरण क्या है, यह तब होता है जब एक चालक एक अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर है और जो है वहाँ चालक जो है अपना गति कर रहा है। इसमें चालक की गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसमें चालक खुद गति कर रहा है जिस कारण से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इससे चालक में विद्युत धारा प्रेरित होगी। यह गतिशील प्रेरण है क्योंकि चालक इसमें खुद गति कर रहा है। दूसरा अस्थिर प्रेरण है। इसमें क्या होगा कि अस्थिर चालक, इसमें चालक अस्थिर हो गया, इसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में होता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर था और यहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उस कारण से चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है जिससे हम अस्थिर प्रेरण करते हैं। तो अस्थिर प्रेरण क्यों हुआ, क्योंकि चालक अस्थिर है। ये गतिशील प्रेरण क्यों है, क्योंकि यहाँ चालक जो है वो गति कर रहा है। और तीसरा है स्वप्रेरण। यह कब होता है, जब एक कुंडली में धारा का प्रवाह बदलता है। एक कुंडली में धारा का प्रवाह बदल गया जिससे उस कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब देखिए स्वप्रेरण क्या हुआ कि जब एक कुंडली में धारा का प्रवाह बदला तो उस कारण से उस कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिससे कुंडली में ही विद्युत धारा प्रेरित होती है। और अब देखिए यह पारस्परिक प्रेरण जो अंतिम प्रेरण है यह तब होता है जब एक कुंडली में धारा का प्रवाह बदलता है। यहाँ भी धारा का प्रवाह बदला, यहाँ भी बदला, जिससे लेकिन इसमें क्या हुआ कि उसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो गया स्वप्रेरण में। यहाँ पारस्परिक प्रेरण में क्या हुआ, इसके कारण से दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिससे दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा प्रेरित होने लगेगी। तो यह देखिए यह थोड़ा थोड़ा अंतर है। इस गतिशील प्रेरण अस्थिर प्रेरण में क्या था कि यहाँ चालक जो है वह गति कर रहा है, इसी कारण गतिशील प्रेरण है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा है तो वह अस्थिर है, चालक गति कर रहा है। अस्थिर प्रेरण में क्या है, यह एक अस्थिर चालक अस्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वह परिवर्तनशील है जिसके कारण से विद्युत धारा प्रेरित होती है। अब जो है स्वप्रेरण में क्या हुआ कि इस कुंडली में धारा का प्रवाह तो बदला जिससे उस कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ जिससे कुंडली में ही विद्युत धारा प्रेरित हुई। लेकिन पारस्परिक प्रेरण में जब आएंगे तो इसमें दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगी। इसी कारण परस्पर एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा। तो यह देखिए जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विभिन्न प्रकार थे जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब जो है इसे याद करना तो आपकी जिम्मेवारी है। इसे जो भी हमारे देख रहे होंगे व्यूअर्स, उन सबसे जो अगर आप इसे चाहते हैं कि नहीं हमारे दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएं तो इन बात को जो है आप एक बार दो बार इसको देख लें, आपको खुद ही समझ में सारी बातें आने लगेंगे। अब आते हैं आगे हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अनुप्रयोग जो है। आपने इस फिगर को देखा होगा आपके ऑफिस में, कार्यालय में, उसके अलावा जो है बाकी जो पब्लिक प्लेसेस में वहाँ ये आपको दिख जाएगा। आजकल तो शादी विवाह में भी इसे लोग लगाते हैं। अब देखिए यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अनुप्रयोग क्या हैं, तो विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण है उसके सिद्धांत में कई व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। यह अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बिजली उत्पादन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अनुप्रयोग पर ही निर्भर करता है। जनरेटर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग करके जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। खूब पूछता है ये क्वेश्चन, जनरेटर का सिद्धांत क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसी तरह ट्रांसफार्मर क्या काम है, तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग करके एक सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। जैसे ट्रांसफार्मर के पास 11,000 वोल्ट की तार आता है लेकिन हमारे घरों में वो 220 वोल्ट में बदल देता है। यही ट्रांसफार्मर का काम है।
कि है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, लेकिन इसका काम है कि केवल वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, ये सभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे कि मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इंडक्टर के सिद्धांत पे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, कैपेसिटर के सिद्धांत पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, सब जगह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे ही वह निर्भर करता है। उसी तरह चुम्बकीय रिकॉर्डिंग में, चुम्बकीय टेप जो हार्ड डिस्क में विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का उपयोग किया जो करता है, उस जगह पे या डेटा को रिकॉर्ड करने में और उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह चुम्बकीय लेविटेशन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग चुम्बकीय लेविटेशन ट्रेनों में, लेविटेशन ट्रेन और अन्य चुम्बकीय लेविटेशन प्रणाली में किया जाता है। चुम्बकीय लेविटेशन का इस्तेमाल जो है, तो आप देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो अनुप्रयोग हैं इसके बारे में अच्छे से इसे आत्मसात कर लीजिएगा। यह हर एक क्वेश्चन में इवन की विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आते हैं और लड़के गलती करके आते हैं। इसीलिए जो है लड़के और लड़कियां जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कोशिश करिएगा कि इसे आप अपने आप के जो मन में है स्मृति में उसे डालिए, ताकि एग्जाम में पूछे तो आप अच्छे से उसका उत्तर दे सकें। अब आइए जरा हम लोग बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रवाह की दिशा पे। तो अब देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो प्रवाह की दिशा होती है यह किस पे निर्भर करती है। तो अब आप गौर से देखेंगे तो इसमें यह चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, प्रवाह की दिशा में परिवर्तन है। तो अब देखिए चुम्बकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, तो जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा की दिशा इस तरह होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है। यही हमारा चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो नियम है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो तो प्रेरित धारा की दिशा इस तरह होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करने लगती है। और उसके बाद है प्रवाह की दिशा। तो यह प्रवाह की दिशा क्या होती है, यदि चुम्बकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर चुम्बकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा ऐसी होगी जो उस फ्लक्स को कम करने का प्रयास करेगी। यदि चुम्बकीय फ्लक्स घट रहा है, इसका मतलब है कि प्रेरित धारा ऐसी होगी जो उस फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो यहाँ देखिए दो बातें हुई, एक हो गया चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा की दिशा इस तरह की होती है कि वो उस परिवर्तन का विरोध करती है। यह हुआ जो लेंज के नियम में हम लोगों ने पढ़ा। और दूसरा क्या है, जो प्रवाह की दिशा है, तो यह चुम्बकीय फ्लक्स, यदि चुम्बकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा ऐसी होगी जो उस फ्लक्स को कम करने का प्रयास करेगी। यानी कि चुम्बकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा उसका विरोध करेगी। दूसरा, यदि चुम्बकीय फ्लक्स घट रहा है तो प्रेरित धारा ऐसी होगी जो उस फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करेगी। यानी यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घटाने का प्रयास कर रहा है। तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रवाह की दिशा ऐसी ही होती है। अब आते हैं हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रवाह की मात्रा, प्रवाह की कितनी मात्रा है। यह जो है इसका भी फैराडे साहब ने इसका खोज किया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की मात्रा फैराडे के प्रेरण के नियम पर ही आधारित होती है। यह नियम हमें क्या बताता है, यह नहीं बताता है किसी बंद लूप में, जो लूप बंद है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ, जो हमने फैराडे का नियम में पढ़ा था, उस लूप से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चुम्बकीय फ्लक्स। तो यह जो है तो पहली बात क्या होगी, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसमें प्रेरित धारा की मात्रा चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। अधिक परिवर्तन तो अधिक धारा, अधिक परिवर्तन तो अधिक धारा। चालक की गति जो है इसमें क्या अधिक होती है, तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वो अधिक होगी और जिससे अधिक धारा प्रेरित होगी। चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक है तो यह अधिक धारा प्रेरित होगी। और चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है तो चुम्बकीय फ्लक्स अधिक होगा, जिससे उसमें भी अधिक धारा प्रवाहित होगी। ऐसे ही चालक का जो क्षेत्रफल है, यदि चालक का क्षेत्रफल अधिक है तो चुम्बकीय फ्लक्स अधिक होगा, जिससे उसमें भी धारा अधिक प्रवाहित होगी। इस चीज को आप ध्यान से याद कर लिए। दोनों नियम आपको ध्यान में रखना है, लेंज का नियम और फिर फैराडे का नियम। इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ देखा, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रवाह की दिशा जो है यह लेंज के नियम पर आधारित था। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं प्रवाह की मात्रा का, तो यहाँ हमें माइकल फैराडे का नियम हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आइए जरा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रवाह की आवृत्ति। यह प्रवाह की आवृत्ति क्या है, तो यह देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की आवृत्ति जो होती है वह चुम्बकीय क्षेत्र की आवृत्ति के समान होती है। इसे एकदम पॉइंट नोट याद कर लीजिए, इसमें प्रेरित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो प्रेरित धारा की आवृत्ति होती है वो चुम्बकीय क्षेत्र की आवृत्ति के बिल्कुल समान होती है। इसलिए होता है क्योंकि प्रेरित धारा चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होता है।
इसी कारण से चूँकि चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर के कारण से उत्पन्न हो रहा है, तो वह बिल्कुल बराबर होगा, उसकी आवृत्ति जो है वह प्रेरित धारा की आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति के बिल्कुल समान होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति तो हम लोग समझ चुके हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति अधिक है तो प्रेरित धारा की आवृत्ति भी अधिक होगी, और प्रेरित धारा की आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति के बराबर होता है। यही हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रवाह की आवृत्ति से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब जरा हम देखें हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रवाह की तीव्रता क्या होती है। यह देखिए, यह जो है एक बंद लूप है। इस लूप में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की तीव्रता चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक की गति के समानुपाती होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो प्रेरित धारा की तीव्रता है वह चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक की गति के समानुपाती होगा। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र अधिक धारा प्रेरित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है तो धारा भी अधिक प्रेरित होगा। दूसरा है चालक की गति। यदि चालक की गति अधिक है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक होगा, जिससे अधिक धारा प्रेरित होगी। और प्रेरित धारा की तीव्रता, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक की गति के यह समानुपाती होता है। यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और यह प्रेरित धारा की तीव्रता, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक की गति उसके समानुपाती होता है प्रेरित धारा की तीव्रता। खूब ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही भटकाएगा आपको, लिख देगा कि प्रेरित धारा की तीव्रता किस पे निर्भर नहीं करती है। पहला दे देगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा दे देगा चालक की गति के समानुपाती, और ऐसे ही करके क्वेश्चन जो है आपको दे देगा या किस पे, और उसमें से एक मिसिंग कर देगा या फिर जो है उसमें नहीं लगा देगा। ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का भविष्य क्या है? आप सब जानते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इन तकनीकों का भविष्य में हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब जैसे नवीकरणीय ऊर्जा है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसको उत्पन्न करने और संचय करने के लिए किया जाता है। दूसरा है चुम्बकीय लेविटेशन। चुम्बकीय लेविटेशन हमने पहले भी चर्चा किया, ट्रेनिंग और अनचुम्बकीय लेविटेशन प्रणाली में भविष्य में इस परिवहन का महत्वपूर्ण रूप बन सकता है। उसी तरह वैद्युत उपकरण है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग अधिक कुशल और प्रभावी विद्युत उपकरणों के विकास के लिए किया जा सकता है। और चिकित्सा जो है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग चिकित्सा में नई तकनीकों के विकास के लिए किया जा सकता है, जैसे कि चुम्बकीय रेजोनेंस इमेजिंग है, एमआरआई है, या चुम्बकीय हाइपरथर्मिया है। उस जगह पे इस चिकित्सा में भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का इस्तेमाल बखूबी अभी भी किया जा रहा है। भविष्य में भी इसके अच्छे संकेत मिल रहे हैं, वहाँ और भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के भविष्य, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की तीव्रता, उसके प्रवाह की दिशा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, वह किन-किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर विद्युतीय उपकरण उसमें उसका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।